दोस्तों आज पेश है शिकारगाह। ये कवर चित्र है दोस्तों। अखबारों में यह दिलचस्प खबर मुख्य रूप से छपी थी। देश के प्रमुख उद्योगपति राय बहादुर राम शेर सिंह की मशहूर फिल्म अभिनेत्री पूनम की शादी। उस दिन राय बहादुर की कोठी में शादी का जश्न मनाया जा रहा था। उसमें सभी मित्र इस विचित्र विवाह के के विषय में अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे थे। राय बहादुर की उम्र में विवाह करने की क्या सूझी। पत्नी बनाना भी, वो भी अपनी पोती की उम्र की लड़की को। राय बहादुर कोई पोती वोती नहीं है भाई। 25 वर्षीय पूर्व उसकी पत्नी और एक बेटा प्लेन क्रैश में मारे गए थे। राय बहादुर दुनिया में अकेला रह गए, लेकिन इस समय उसके दूसरी शादी नहीं की। आज 60 वर्ष की आयु में एक फिल्म अभिनेत्री से दिल दे बैठे। लगता है इस शादी में सबसे अधिक निराशा राय बहादुर के सौतेले भाई नरेंद्र को हुई है। देखो कितनी शराब पी रहा है। हाँ भाई, आज तक वह स्वयं को राय बहादुर का वारिस समझता था, लेकिन घर की मालकिन आ गई है, इसलिए निराश बैठा है बेचारा। तभी राय बहादुर अपनी युवा पत्नी के साथ हाल में प्रवेश किया। फ्रेंड्स, माय स्वीट वाइफ। मेहमानों ने आगे बढ़कर इन दोनों का बधाई देनी शुरू की। मुबारक हो शमशेर। तभी नरेंद्र बिखरे स्वर शेर की भांति दौड़ता हुआ निकट आया। यह शादी करने तुमने ठीक नहीं किया भैया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या बकते हो नरेंद्र? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तो इसी औरत को तलाक दे दो, वरना सेटअप तुम्हारी नज़र में मेरी दौलत पर है, इसलिए तुम शादी के विरुद्ध हो। निकल जाओ मेरे घर से। राय बहादुर के नौकरों ने वीरेंद्र को बाहर निकाल दिया। मुझे इस तरह अपमानित कर कर तुम्हें चैन से नहीं रहोगे राय बहादुर, तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद पार्टी उखड़ गई और मेहमान जल्दी जल्दी वापस चले गए। अगले दिन राय बहादुर अपने बहादुर पूनम को लेकर जंगल में स्थित अपने शिकारगाह की ओर रवाना हो गए। हनीमून के लिए शिकारगाह जाने की क्या तुक है डार्लिंग। जंगल में एकांत है माय डियर, वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी शाम इंस्पेक्टर सावंत ने कंट्रोल रूम में सूचना मिली, शिकारगाह में राय बहादुर शमशेर का खून हो गया है। तुरंत पुलिस जंगल की ओर रवाना हो गई। शिकारगाह में पहुंचने तक काफ़ी रात हो गई। 9:30 बजे पुलिस पार्टी ने शिकारगाह में प्रवेश किया। यहाँ तो लाइट नहीं जल रही। दस्तक देने पर एक बूढ़ी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पुलिस आ गई। क्या यह खून हो गया? यहाँ खून हो गया? जी हाँ, हमारे मालिक ने किसी को गोली मार दिया, ये दिखाती हूँ। और लाश को कमरे में पड़ी देख, जिसमें एम्बुलेंसन रूम कहा जा सकता था। पुलिस पार्टी ने अपने काम में लग गई। इस समय घर में कौन है? बस हम हैं और हमारी मालकिन है। लाश सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी, और कातिल को मैंने ही देखा था। सावन जानता था राय बहादुर की नई नई शादी हुई थी। सूचना मैंने ही भिजवाई है साहब। मालकिन साहब की लाश देखकर बेहोश हो गई। उन्हें उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले गई, जाकर लिटा दिया। वह अभी तक अपने होश में नहीं है। तो मैडम को बुलाओ, मैं उनसे पुलिस मैडम मैडम को बुलाओ। क्या उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी? क्या तुमने अब कातिल को देखा? और उधर बैठकर मुझे पूरी घटना सुनाओ। जरूर सुनिए साहब। मेरा नाम जमना है साहब। 2 महीने पहले यहाँ काम करती हूँ। मेरे सिवाय यहाँ कोई नौकर नहीं है। यह कुत्ता? हाँ, मालकिन का है। या तो मैं कह रही थी कि आज दोपहर 3 बजे समय मालकिन ऊपर नहा रही थी, तो और साहब यहीं कमरे में बैठे अपना पिस्तौल साफ कर रहे थे। बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। साहब की आवाज़ देने पर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे राय बहादुर से मिलना है, भीतर बैठे हैं। उसके सामने लेकर वहाँ साहब का मित्र था। आओ, आइए आइए। और वह साहब के सामने सोफे में बैठ गया। जमना ज़रा चाय और कुछ खाने के लिए लाओ। जी साहब। रसोई में जाकर मैं चाय
चाय बनाने में मुझे 10 मिनट का समय लगा, और जब मैं ट्रेलर लेकर चली, हे राम, वही ट्रेलर छोड़कर दौड़ी हुई यहाँ, ये भगवान। गाड़ी वाले वहां न पाकर समझ गई कि कमीना गोली मार कर भाग गया है। मालकिन नीचे आ गई और साहब की लाश देखकर बेहोश हो गई। तुमने दाढ़ी वाले को पहले भी कभी देखा था? जी नहीं साहब। इस बीच पार्टी अपना काम निपटा चुकी थी। आप लोग लाश का पोस्टमार्टम के लिए जाइए, यहाँ सिपाही रुक कर बाकी सब लोग चले जा सकते हैं। मैं जाकर देखती हूँ, शायद मालकिन जाग गई हो। पुलिस वाले एम्बुलेंस का रुक में रख कर ले गई। अखबार वालों ने अभी इस हत्या की सूचना न दी जाए, वह यहाँ आकर तफ्तीश में बाधा डालेंगी। यस सर। और पुलिस पार्टी के रवाना होने पर सावन उसी कमरे में पहुंचा। ओ पूनम जी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, मगर मेरे पति सबक सबक धैर्य से काम लीजिए, हम उसका कातिल को ज़रूर पकड़ लेंगे। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगी? मैं इस समय परेशान हूँ इंस्पेक्टर, क्या आप सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते? मैं प्रतीक्षा कर लूँगा, पर आप आराम कीजिए। रिलैक्स जेरी। कुत्ते को गोद में उठाकर पूनम खड़ी हुई। मैं आपको कमरे तक छोड़ कर आता हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी। जैसी जेरी आपका मेरे साथ चलना पसंद नहीं करेगा। यह नए आदमी को मेरे निकट देखेगा पसंद नहीं करता, और न ही खुद उससे दोस्ती करता है। और ऑल राइट, आप आराम कीजिए। और पूनम चली गई। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है भागते समय कातिल ने कोई निशान छोड़ा, और सिपाही के साथ लेकर वह बाहर निकला। लगभग 2 घंटे तक वे जंगल में किसी सुराग को बटोरते रहे। अंधेरे में कुछ, जंगल में कुछ ढूंढ पाना कठिन है। आप वापस चलते हैं, दिन के उजाले में कोशिश करेंगे। सीढ़ियों के ऊपर पूनम दिखाई दी। क्या बात है इंस्पेक्टर? पता नहीं आपकी नौकरानी कहाँ चली गई, दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। जब वह वापस शिकारगाह पहुंचे, अरे यह दरवाज़ा क्यों खुला है? भीतर घुसकर उन्हें नौकरानी को आवाज़ लगाई, जमुनाबाई। कई बार पुकारने पर जमुनाबाई तो नहीं आई, लेकिन फिर तीनों ने मिलकर शिकारगाह का चप्पा चप्पा छान मारा। जमुनाबाई उन्हें नहीं मिली, शायद वहाँ कहीं चली गई है, लेकिन रात को समय अकेली कहाँ चली जाएगी? जमुनाबाई का गायब होना रहस्यमय बात है कोई, लेकिन आपके पति की कातिल को देखा है, हो सकता है उसी कातिल ने जमुनाबाई को अगवा कर लिया हो। जमुनाबाई के कातिल को देखा था? हाँ, वह यही कहती थी। वैसे आप अपनी नौकरानी पर भरोसा करती हैं? मैं जमुनाबाई को कुछ घंटे से जानती हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मेरे पति ज़रूर उस पर भरोसा करते थे होंगे, तभी उसने नौकरी दी होगी। करते हुए कहते हुए ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आप कुछ बता सकती हैं राय साहब का कातिल हत्या क्यों हुई? सारी मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन कल शाम उस सौतेले भाई नरेंद्र के बारे में बुरे अंजाम की धमकी दी थी। जमुना जमुना ने बताया था कि कातिल एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था। क्या मिस्टर नरेंद्र की लंबी दाढ़ी है? नहीं तो मामला काफ़ी उलझा हुआ है। जमुना का गायब होना इस केस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वुल्फ शायद अचानक ही शाम को जोश से उछलकर खड़ा हुआ। रे, मैं कितनी देर से मूर्ख बना, कातिल मेरे सामने है। क्या कह रहे हो? कौन है कातिल? कातिल आप हैं पूनम। जमुनाबाई, अब आप दोहरी भूमिका निभा कर मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। मैं जमुनाबाई, यह आप क्या कह रहे हैं? जब पहले आपको कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ, उसके बाद अब बात करूँगा। पूनम कमरे में आया, और जहाँ अलमारी के पीछे बूढ़ी बनने का मेकअप का सामान, वस्त्र बरामद हो गए। उफ, मैं हार गई। क्या अब क्या कहती हैं पूनम जी? मैंने सोचा था जमुना बनकर नकली कातिल की कहानी सुनाकर आपको गुमराह करूंगी, फिर जमुना को भी गायब हो जाएगी, तो आपको अपने केस में उलझ जाएंगे, जिसका कभी हल नहीं निकल सकेगा, क्योंकि आप जमुना को ढूंढते रहेंगे। आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।
तुम बहुत अच्छी अभिनेत्री हो पूनम। कुछ देर के लिए सचमुच ही मूर्ख बन गया था। भाई देवे, तुमने राय बहादुर की हत्या क्यों की? दौलत के लिए। मैंने बूढ़े से इसलिए शादी की थी किसी दिन उसका काम तमाम करके उसकी दौलत की मालकिन बन जाऊं, लेकिन लेकिन आपने यह संभव होने नहीं दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको मुझ पर शक कैसे हुआ? मुझसे कहाँ भूल हुई? किसके कारण आप मुझे पहचान पाए? तुम्हें पहचानने का श्रेय मैं जेरी को देता हूँ। कुछ देर पहले तुमने स्वयं मुझे बताया था कि जेरी जेरी निष्ठ निष्ठ लोगों के से न दोस्ती करता है, न उनके पास आने देता है। मैं जमुना का बयान ले रहा था तो जेरी निसंकोच उसकी गोद में आकर बैठ गया। तुम्हारे बयान अनुसार तुम जमुना को कुछ ही घंटे पहले से जानती हो। इसी बात ने मुझे सूझा कि जमुना व पूनम एक ही इंसान के दो रूप हैं, क्योंकि इंसान का चेहरा पहचानने में चूक सकता है, लेकिन जानवर अपने मालिक को चाहे किसी भी रूप में हो उसे गंध पहचान लेता है। कोड वर्ड। इंस्पेक्टर माधवन की छोटी सी बहन मीरा अपनी 1.5 वर्षीय बेटी तनीषा के साथ सावन के यहाँ आई हुई थी और ड्यूटी पर जाने के लिए सावन कुछ समय तानिया के साथ अक्सर खेला करता था। हाँ भाई तन्नो, आजा मामा के पास। ओ भैया, आपसे कितनी बार कहा है इसका नाम तानिया है, तन्नो नहीं। मुझे तो तन्नो ही अच्छा लगता है। मुझे तो बचपन में तन्नी कहकर पुकारता था, याद है? हाँ, यह याद है। मैंने लड़ लड़ कर आपकी आदत छुटवाई थी। अब शायद तानिया को नाम ठीक न बोलने पर इससे भी आपसे लड़ना पड़ेगा। अरे मैं लड़ाई से डरता नहीं हूँ, अच्छा लगता है इसलिए हम तन्नो ही कहेंगे। पूछ तन्नो। नहीं, आप तानिया ही कहिए। मामा से भरी नोक-झोंक के बाद सावन ड्यूटी पर रवाना हो गया। एक चौराहे पर रेड लाइट ने उन्हें जीप रोकी। लगता है इस आदमी को कहीं देखा है। उस व्यक्ति ने सावन को देखा और जोर से चौंका। मुझे देखकर इस प्रकार चौंक क्यों रहा है यह? सावन ने मस्तिष्क पर जोर डाल दिया। ओ, यह तो शाम है, पेशावर कातिल। और सावन की आंखें के सामने एक माह पुरानी वह घटना घूम गई जब उसने दिन दहाड़े बाजार में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। संयोग से सावन उसे उधर से गुजर रहा था। उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया है। रुको, बाजार में बहुत भीड़ थी इसलिए सावन उस पर गोली नहीं चला सका। मैं कहता हूँ रुक जाओ। और सामने उसके हाथ से बचकर निकल गया, सफल हो गया। उप किधर चला गया कमबख्त? आज 6 महीने बाद वह सावन को दिखाई दिया, मगर खतरे को भाप चुका था। ओह, वह भाग रहा है। सावन की जीप गाड़ी के पीछे लगा दी। आज नहीं छोड़ूंगा बेटा। तमाम ताम ने फुल स्पीड गाड़ी भगा रहा। उसकी पत्नी मोना घबरा गई। पुलिस, इतनी तेज क्यों चला रहे हो? क्या हुआ? पुलिस, हे भगवान, अब क्या होगा? पुलिस जीप के निकट आ रही है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हेमा। कहने के साथ ही श्याम ने कार की स्पीड बढ़ा दी और श्याम की कार आगे निकलते देख सावन ने रिवॉल्वर निकाल लिया और टायर ब्लास्ट करने के लिए उसने फायर, मगर निशाना चूक गया। मोना बुरी तरह डरी। शाम रोको लो, वरना गोली चला रहा है, हम मर सकते हैं। मरेगा तो वह इंस्पेक्टर का बच्चा। तभी सावन की चलाई गोली टायर पर जा धसी और लहराती हुई गाड़ी शाम संभाल न सका और गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती चली गई। धड़ाम धड़ाम। और कार सिरे से सामने स्वयं को और देखा और चीख पड़ा। वास्तव में गर्दन मुड़ी जाने के कारण मोना की मृत्यु हो चुकी थी। और ऊपर सावन जीप रोकी। इंस्पेक्टर सावन, मेरी पत्नी को मारा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और गाड़ी के निकट पहुंचकर सावन को आघात लगा। ओह,
यह तो बेचारी मर गई, वह कमीना भागने में सफल हो गया। और रात को सावन ने जब वापस पहुंचा तो बहुत खुश दुखी था। आज तन्नो, यह क्या भैया, आप तन्नो हमारे बीच टांग ना अड़ा मीरा, आज बहुत अपसेट हूँ, लेकिन तन्नो के साथ खेल कर सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। क्या हुआ भैया, आप सचमुच परेशान लग रहे हैं। सावन ने उसे दिन की घटना कह सुनाई। तो आप इतने दुखी क्यों हो? शाम एक कातिल था, उसे पकड़ने की कोशिश में आपका फर्ज था। उसकी पत्नी की मौत एक्सीडेंट हो गया। तभी फोन की घंटी बजी। यस, सावन स्पीकिंग। तुम मेरी पत्नी के कातिल हो सावन, तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। हेलो, मेरी बात सुनो शाम। हेलो हेलो हेलो, मगर फोन बंद हो गया था। कौन था भैया? वही कातिल। शाम मुझे मार डालने की धमकी दे रहा था। फिर सुबह जब सावन ड्यूटी पर जाने को तैयार हुआ, सावधान रहना भैया, कातिल शाम कहीं कुछ नहीं होगा। माय डियर सिस्टर, मेरी चिंता छोड़ो और इस तमन्ना को संभालो। और सावन को गए हुए कुछ देर हुई थी। अचानक, आती हूँ भाई, दरवाज़ा तोड़ तोड़ डालोगी क्या? मीरा ने दरवाज़ा खोला। अगर आवाज़ निकाली तो बच्ची तुम्हें और तुम्हें मार दूंगा। कौन हो तुम? मैं मैं कातिल हूँ, और शाम नाम है मेरा। मेरा इंस्पेक्टर साउंड की हत्या करके उसने मेरी पत्नी की मौत का बदला लेने आया हूँ मैं। अमर भैया घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ यह पुलिस स्टेशन है, लेकिन तू फ़ोन करके कहे बुलाएगी, फिर मैं उसे गोली मारूंगा। नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। नहीं करेगी तो पहले मैं तेरी बेटी को गोली मारूंगा, फिर तुझे। नहीं नहीं, ऐसा न करना, मैं फ़ोन करती हूँ। मीरा विवश होकर फ़ोन की ओर बढ़ी। किसी तरह भैया को पता ना होगा। कोई चालाकी दिखाई तो उसे संकेत करने की कोशिश की तो बच्ची को मार दूंगी। मीरा ने फ़ोन का नंबर घुमाया। दूसरी तरफ उत्तर मिलने पर तेज़ी से बोलने लगी। हेलो, इज बट स्टेशन 505। ओह, रॉयल मिसी कॉलिंग। तंबू लाकर बंद हो गया है, जल्दी आओ प्लीज़। हेलो, इमरजेंसी 505। ओह सावन, मिन्नी कॉलिंग। तंबी लाकर में बंद हो गई है, जल्दी आओ प्लीज़। इससे अधिक बोलने दिया न सुनने दिया। बस अब आ जाएगा, बहाना अच्छा बनाया है तुमने। फिर शुरू हुआ सावन का इंतज़ार। हे भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना, भीतर आते ही गोली मार दूंगा साले को। और 15 मिनट बाद जीप रुकने की आवाज़ आई। आवाज़ मत निकालना। शाम अपना पूरा ध्यान दरवाजे पर केंद्रित, और आते ही उंगली ट्रिगर पर कस गई। अंदर आते ही खून कर दूंगा। लेकिन गोली किसी किसी और की रिवॉल्वर से चली, और अगले पर दरवाज़ा खुला और शाम को काबू कर लिया गया। सावन खिड़की से कूदकर भीतर आया। मीरा, मैंने तेरा कोड वर्ड बिल्कुल सही समझ लिया भैया। शाम की आंखें में आश्चर्य से फैल गया। क्या इसने फ़ोन पर तुम्हें कोड संदेश दिया था? हाँ, शाम को याद करो। मीरा फ़ोन पर बात करनी शुरू करने से पहले ही एक्सचेंज 505 पूछा, जबकि मेरा फ़ोन डायरेक्ट है। इसी के साथ माथा ठनका। अवश्य मीरा किसी मुसीबत में है और मदद के लिए एसओएस का अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल कर रही है। उसके बाद सावन कहा, जबकि मुझे भैया कहती थी है। और सिवाय मन्नी को तानिया और तन्नी कहा, जबकि मेरा नाम इन्हें चिढ़ाता हूँ। इन बातों से मुझे संदेह हुआ कि मेरे बीच आने वाले सभी शब्द सावन, मन्नी, कालिंग, तिम्मी लाकर एक कागज़ पर लिखा, और जब मैंने इन शब्दों को पहला अक्सर अलग किया तो मीरा खुफिया संकेत था। शाम कातिल सामने आया है। बोलती लाश। सुबह 10:30 बजे इंस्पेक्टर सावन की जीप अशोक राणा फार्म हाउस में प्रविष्ट हुई। वो अशोक राणा मुझे फ़ोन करके बुलाया है। अशोक राणा उस समय अपने ऑफिस में बैठा ताश का एक गेम
पेंशन खेल रहा था। इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं सर, उन्हें अंदर ले आओ। कुछ समय बाद सामन के कक्ष में प्रवेश किया। हेलो इंस्पेक्टर राणा, परेशान पैसन खिलाई जा रही है? यस इंस्पेक्टर, अकेले खेलने के लिए यह बढ़िया गेम है, आइए बैठे। थैंक यू मिस्टर राणा, आप बताइए मुझे किस लिए वो याद किया? मैं आपको एक अपराध स्वीकार करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर आप जरा ध्यानपूर्वक मेरी बात कहानी सुने। आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने अपने 4 मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। यह कहते हुए पिछली घटनाओं में खो गया। वाह क्या सुंदर बंगला है, 3-4 दिन यहाँ आराम से कट जाएंगे। पहाड़ी पर बने इस सुंदर डाक बंगले में हम बढ़ाव डाला। डाक बंगले की देख रहा कि एक बूढ़ा चौकीदार और उसकी बेटी कर रही थी। सलाम, नमस्ते, सलाम, सामान उतारो। और फूलवती ने हमारे लिए दोपहर का खाना तैयार किया। वाह ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो पहली बार खा रहे हैं। फूलवती इतनी सुंदर और जो खाना बनाती हो, अच्छा बनाती हो। हमें इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती साहब। फूलवती ने पाँव पटकती वहाँ से चली गई। बड़े नखरे वाली लड़की है। हमने भी नौकरानी के मुंह लगकर अच्छा नहीं किया। कुछ देर बाद महेश जिंदल के बरामदे से निकला। फूलवती जरा आओ, बाबा को बुला लो साहब, आपका काम वही करेंगे। यह बड़ी बदतमीज हो तुम, यहाँ कोई तरीका है बात करने का? शहरी लोग बहुत गंदे होते हैं, इसलिए उन्हें दूर रहती हूँ साहब। और रमेश ने वापस आकर हमें फूलवती के विचार बताए। अरे छोड़ो यार, हम तो यहाँ शिकार खेलने आए हैं, फूलवती से उलझने नहीं। तो फिर चलो शिकार के लिए। और शाम को हम जंगल के भीतर शिकार खेलने लगे। ओह हमारा वापसी पे हमारे पास काफ़ी मात्रा में शिकार था। फूलवती इन सारे तीतरों को पकाएगी तो शिकार का मज़ा दुगना हो जाएगा। लेकिन डाक बंगले में पहुंचकर हाथों निराशा लगी। साहब फूलवती आप लोगों का खाना पकाने के इनकार कर दिया, वह बहुत जिद्दी लड़की है। ठीक है तुम खाना बना सकते दो। और खाने में पहले सब ने थोड़ी शराब पी। यहाँ ज़रूर मज़ा आ रहा है मित्रों, हाँ बहुत सुंदर जगह है यह। फिर खाना खा आ गया। बाबा ने भी बढ़िया खाना पकाया था। आखिर फूलवती का बाप है। हाँ हाँ हाँ। खाना खाने के बाद अकेला टहलने एक केला किसी डाक बंगले से बाहर निकला। वाह क्या सुंदर दृश्य है। वह घूमता हुआ एक बंगले के पीछे पहुंचा। वो फूलवती है यह तो। इससे पूछता हूँ आखिर शहरी लोगों से वो ये डरती क्यों है? मैं उसकी ओर बढ़ा। आर सुनकर चौकी। डरो मत फूलवती, दूर रहो मेरे निकट ना आना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नहीं नहीं मुझसे दूर रहो, कोई बात नहीं करना चाहती। रुक जाओ फूलवती। खड्डे के किनारे देखकर उस लपका। उसने मुझे गलत समझा और जब कुछ और पीछे हटी तो हे भगवान, उफ, नीचे गिर गई। यह तो मर गई। अब क्या होगा? अगर मैंने किसी को घटना के विषय में बताऊंगा तो मुझ पर संदेश किया जाएगा। यही सोचा सोचा जाएगा कि मैंने एकांत में फूलवती को परेशान किया, इसलिए उसे आत्महत्या कर ली। इसी भय के कारण मैं किसी को कुछ उसकी मौत की सूचना न दी और अपने कमरे में आ गया। वैसे तो नींद नींद आएगी नहीं कि विस्की पीकर सो जाता हूँ। सुबह जब जागा वो पुलिस आ चुकी है। मैंने अनजाना बनकर बाहर गया। क्या हुआ यहाँ? फूलवती मर गई साहब, हमारी बेटी को खड्ड में गिर गई। बू। फूलवती के पिता पुलिस को लड़की की मौत की दुर्घटना के ही समझा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम सब मन वहाँ उचट गया तो इसलिए हम शाम को वापस शहर आ गए और रात को एक फोन आया, तुमने फूलवती के कातिल हो। क्या? कौन हो तुम? शुभ चिंतक। मैंने तुम्हें फूलवती की ओर बढ़ते और देखा और खड्ड में गिरती अपनी आंखों से देखा। इस दृश्य को कैमरे में सुरक्षित कर लिया। जरा सोचो अगर यह चित्र पुलिस को दे दूं तुम्हारा क्या होगा? वह तो जो भी था आवाज़ बदल कर बोल रहा था, लेकिन समझ चुका था वह किसी ब्लैकमेलर का बंदे के फंस गया चुका हूँ। अगर फूलवती की हत्या के आरोप से बचना चाहते हो तो मुझे 5 लाख रुपए अदा कर दो। हे भगवान, यह सारी कहानी इंस्पेक्टर। पिछले 5 सालों से वह ब्लैकमेलर मुझसे 25 लाख रुपये वसूल कर चुका है और कल ही उसने फ़ोन पर 10 लाख रुपये फिर मांग की है। इसलिए आप निर्दोष थे तो आप रुपये की मांग पूरी क्यों करते रहे? उसे मेरा डर कह लीजिए या बदनामी से बचने के लिए उस रकम को देता रहा, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने अपना गुनाह मैंने मैंने नहीं किया, आपके सामने स्वीकार कर लिया। मैं चाहता हूँ आप ब्लैकमेलर को गिरफ्तार कर लें। आप ब्लैकमेलर को जानते हैं नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे चारों मित्रों में से कोई एक है, उसके किसी ने उस रात मेरी फूलवती की तस्वीर उतारी होगी।
को उतारी होगी। मैं आपसे उन मित्रों से कहाँ मिल सकता हूँ? वे चारों यहाँ आ रहे हैं। मैंने उन्हें 2-4 दिन के लिए फार्म हाउस में रहने की दावत दी है। उन्हें स्वीकार कर ली। वे चारों पहुँचने वाले होंगे। कुछ देर बाद राणा चारों मित्र वहां पहुंच गए और इंस्पेक्टर राम सावन भी उसका परिचय कराया। यह महेश जिंदल हीरे व्यापारी, मैंने हीरो का राजा कहा जाता है। हेलो मिस्टर जिंदल। शेष पांचों ने अपना परिचय दिया। मैं जसवंत लोहे का व्यापारी। मैं प्रवीण खत्री, आई एम बिल्डर। आई एम प्रकाश एंड ओझा एक्सपोर्टर। मेरे सभी मित्र अपने ट्रेंड में राजा हैं। इंस्पेक्टर, सभी का कारोबार पूरे देश में फैले हुए हैं। आप मुझे सभी मिलकर खुशी हुई। मिस्टर सावन, आपको राणा को अपने ऑफिस में ले आया। ब्लैकमेलर आपके सामने ले आने के हमें योजना बनानी होगी। योजना बना चुका हूँ इंस्पेक्टर। आज रात में ब्लैकमेलर का पता लगा लूँगा, तुरंत आपको फ़ोन कर दूँगा। आप ठीक है, पहले कोशिश कर लीजिए। अगर सफलता न मिले तो पुलिस अपना काम करेगी। ओके इंस्पेक्टर साहब। उसी रात पुलिस स्टेशन में आपका फ़ोन आया। इंस्पेक्टर साहब, फार्म हाउस से अशोक राणा की हत्या हो गई। सावन ने तुरंत ही फार्म हाउस पहुंच गया। राणा अत्यधिक अर्थनगन लाश बेडरूम में पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे वह नहाकर बाथरूम से निकला हो। लाश के निकट ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे और सावन ने लाश को सीधा करता। इसकी मुट्ठी में ताश का पत्ता है। ईंट का बादशाह। राणा अकेले ताश खेलने का शौक था। कत्ल होने से पहले वह गेम खेल रहा हो शायद। और कत्ल के विषय में सावन राणा के चारों मित्रों से पूछताछ करी। अतः का राणा का कातिल आप चारों में से कोई एक है। आप में से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। राणा आज ब्लैकमेलर को पहचान लिया होगा और ब्लैकमेलर ने उसकी हत्या कर डाली। यह आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हम चारों राणा के मित्र हैं। आप में से कोई कातिल है। अगर मेरा अनुमान है तो कातिल मिस्टर महेश जिंदल है। मैं कातिल यस तुम्हारा गिरफ्तार करता हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे जाना? हम चारों में ही राणा का कातिल हूँ। वेरी सिंपल। मरते समय राणा ने स्वयं को अपने कातिल उर्फ तुम्हारी ओर इशारा करते गया था। उसकी मुट्ठी में ताश का पत्ता था। अंग्रेजी में ईंट के बादशाह को किंग ऑफ डायमंड भी कहते हैं। और हमारी पहली मुलाकात में अशोक राणा ने तुम्हारा परिचय हीरो का राजा और किंग ऑफ डायमंड के रूप में करवाया था। गुमशुदा हथियार। इंस्पेक्टर, सावन रूटीन चेकिंग के लिए बार में आया हुआ था। लगता है पूरा शहर शराबी हो गया है। तभी एक व्यक्ति बार में प्रविष्ट हुआ। अनुराग, मैं तुमसे ढूंढता फिर रहा हूँ। इंस्पेक्टर सावन ने उसकी नज़र व्यक्ति के पीछा करती रही। तुम्हें मुझे तबाह कर दिया अनुराग। मेरे रुपये वापस कर दो वरना वेल यूर सेल्फ अर्जुन। मेरे पास रुपये का कोई रुपये नहीं है। यू चीट। तुम्हारे कारण मैं आत्महत्या कर लेने की स्थिति में आ पहुंचा हूँ। मेरा कॉलर छोड़ दो। झगड़ा बढ़ते देख सावन उनके निकट आ गया। यहाँ क्या कर रहे हो? अलग हटिए। यह आदमी पागल हो गया। इंस्पेक्टर, हाँ मैं पागल हो गया। तूने पागल बनाया मुझे। अगर कल सुबह तुमने मुझे मेरी रकम नहीं दी तो आत्महत्या कर लूँगा। रिलैक्स मिस्टर, मेरी बात सुनिए। लेकिन अर्जुन कुछ नहीं सुन पलटा, तेजी से निकल चला। अजीब आदमी था। कारोबार में यह घाटे का बौखला गया है। इंस्पेक्टर, आप लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अखबार में मेरी फ़ोटो देखी होगी। पिछले पर वनडे मैं तीरंदाजी का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन जीती थी। तब अखबारों में मेरा चित्र छपा था। ओह यस, रिमेंबर नाउ। तुम्हारा नाम अनुराग है? जी हाँ। मुझसे लड़ाई करने वाले का नाम अर्जुन। हम दोनों एक बिजनेस में रुपया लगाया जो डूब गया, इसलिए बौखला गया। काफ़ी गुस्से में था आपका। सावधान रहिए।
और फिर एक रात 1 बजे लगभग सावन के ऑफिस में फ़ोन बजा। हेलो इंस्पेक्टर सावन एयर। इंस्पेक्टर जी दूसरे, हमारे साहब बेडरूम में दरवाज़ा नहीं खोल रहे, प्लीज़ जल्दी आइए। कौन बोल रहा है? तुम्हारे साहब कौन है? हम रामू नौकर है, हमारे साहब का नाम अर्जुन है, उन्हें स्वयं बेडरूम में दरवाज़ा बंद कर लिया है, नहीं खोल रहे, जल्दी आइए। रामू का पूरा पता मालूम कर इंस्पेक्टर सावंत तुरंत ही रवाना हो गए। वही नहीं अर्जुन तो जिसे मैंने बार में देखा था। इंस्पेक्टर सावन बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद ही इमारत के पार्च में जीप रुकी। यह टॉप फ्लोर पर बताया था और टॉप फ्लोर के उस फ्लैट में रामू ने इंस्पेक्टर की प्रतीक्षा में था। आइए साहब, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब ने दरवाज़ा खटखटाया और मिस्टर अर्जुन दरवाज़ा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। उत्तर न मिलने पर वो दरवाज़ा तोड़ दो। यह तो वही अर्जुन है जिसे मैंने पहली बार अनुराग से लड़ते देखा था। यह मर चुका है, किसी नुकीली चीज़ से इसकी कनपट्टी पर चोट मारी गई, इसकी मौत हो गई। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने पहले बेडरूम को चेक किया, लेकिन लाश के पास कोई नुकीली चीज़ नहीं है। पूरे कमरे की तलाशी लो, हो सकता है कातिल भीतर छुपा हो। बाहर संतरी कमरे की एक एक चीज़ को चेक करो, यहाँ कोई हथियार नहीं है। वो निराश होकर सब लाश के निकट खड़े थे। अगर यह हत्या है तो कातिल इधर ही से आया होगा, और तो दरवाज़ा अंदर से बंद है। कमरे में कोई इसे आत्महत्या नहीं की साहब, नहीं, अपनी कनपट्टी पर चोट मार कर कोई आत्महत्या नहीं करता, और ऐसा पास में कुछ चोट लगने वाला कोई हथियार लाश के निकट नहीं मिला था। पीछे हटकर इंस्पेक्टर सावन ने लाश के निकट पहुंचा। आखिरी इसे किस चीज़ से मारा गया है? कमरे में कोई भी हथियार नहीं है। मैं सोच रहा हूँ यह पानी यहाँ कैसे आया? हो सकता है मरने से पहले पानी पी रहे हूँ, तो फिर गिलास होना चाहिए, लेकिन फर्श पर पन्नी है। खिड़की से बाहर जाकर सामने निराशा हाथ लगी। 7वीं मंजिल की इस खिड़की तक बिना किसी के सहारे पहुंचना असंभव है। खिड़की के निकट कोई पाइप वगैरह भी नहीं है। अच्छा रामू, तुम साहब को किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, लेकिन 2 दिन पहले इसका अनुराग बाबू से झगड़ा हुआ था। सामने वाली बिल्डिंग में रहती हैं, उनका फ्लैट हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने है। अनुराग कहाँ रहते हैं? सावन एक बार खिड़की पर पहुंचा। अनुराग के फ्लैट में अंधेरा है, खिड़की भी बंद है, शायद सो चुका है। और कुछ सोचने में डूबा रहा, बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गया। तुम लोग लाश को ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। और इंस्पेक्टर सावन को उस समय देखकर अनुराग की आंखें फैल गई। आप आधी रात के समय यहाँ कैसे इंस्पेक्टर? तुम्हें यह बताने आया हूँ कि अर्जुन की ने आत्महत्या कर ली। ओह, कब और कैसे? बताता हूँ, मुझे अंदर आने दो। वाह, तुम्हारा फ्लैट तो बहुत शानदार सजावट में है। तशरीफ के लिए तारीफ होती तो इंस्पेक्टर साहब मुझे बताइए, अर्जुन की मौत कब हुई? शायद घंटे पहले। अरे यह क्या? यह तो कुल्फी जमाने वाला सांचा है। क्या अर्जुन सचमुच मर गया? हाँ, वह मर गया। और आओ तुम्हें दिखाता हूँ। देखो देखो, उसके फ्लैट में पुलिस उसकी लाश के पास खड़ी है। ओह, इसका मतलब घाटे से घबरा कर सचमुच उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या नहीं अर्जुन, उसकी हत्या की गई है मिस्टर अर्जुन। हत्या? हाँ, और तुम कुशल तीरंदाज हो अर्जुन, और कत्ल करने के लिए तुमने बर्फ का तीर बनाया और अपने फ्लैट में बैठे बैठे अर्जुन की हत्या कर दी। लाश ठिकाने
के निकट पानी मिला है और वह तीर का पिघला हुआ था। आपकी बकवास साबित करने का कोई सबूत है? और उत्तर में सावन का हाथ घूमा। सबूत कुल्फी जमाने वाला यह खांचा जो तुम्हारे फ्लैट में मिला है। बर्फ के तीर से हत्या करने का आइडिया तुमने अवश्य पुष्कर फिल्म से सुनाया होगा, लेकिन तो लेकिन तुम शायद भूल गए कि अपराधी कितना चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है। मैं अपनी हार कबूलता हूँ इंस्पेक्टर। काश मुझसे वह साचा अपने घर में रखने की भूल न हुई होती। अब पछताने से क्या लाभ मिस्टर अनुराग, चलो मेरे साथ, जेल की काल कोठरी में तुम्हारा इंतजार कर रही है।